हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 में जो हमने जैव प्रक्रम के बारे में आधा थोड़ा सा देख लिया था, उसी के आगे देखेंगे हम मनुष्य में पोषण। मनुष्य में जो पोषण होता है कितने प्रकार से होता है? मनुष्य में पोषण होता है 5 प्रकार से। पहले तो भोजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद होता है विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से इसका पाचन होता है और अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद होता है श्वंगीकरण। श्वंगीकरण के बाद होता है क्या? इसका बहिक्षेपण, मतलब शरीर से बाहर निकलना, ये बहिक्षेपण कहलाता है। देख लेते हैं मनुष्य में किस प्रकार से होती है पाचन प्रक्रिया। सबसे पहले क्या होता है? भोजन को हम मुंह से लेते हैं। भोजन का जो हम अंतर्ग्रहण करते हैं, यहाँ पर हमने भोजन लिया, ठीक। तो भोजन हम जब मुंह में लेते हैं तब जो हमारे दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। हमारे दांतों में जैसे रदनक है, कृंतक है, अग्रचर्वणक और चवर्णक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार के दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और चबाते हैं। उसी के बाद में जो हमारी जीभ होती है, जब हम दांतों के माध्यम से भोजन को चबा लेते हैं तब होती है जिह्वा। जिह्वा है जो भोजन को लार के रूप में पूरी तरह मिलाती है। क्या है? जिह्वा। जीभ है जो अपनी जीभ भोजन को उलट पलट करके क्या करती है? लार को उसमें मिला देती है। जब लार उस भोजन में मिलता है तो उस क्या होता है? एक प्रकार की लार ग्रंथि से निकलने वाला जो रस होता है, लाल रस, इसे लाल रस कहा जाता है। लाल रस में अर्थात जो लार में एक प्रकार से भोजन में जो स्टार्च होता है वह लार इमाइलेज क्या करता है? एंजाइम लार इस किसको स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? लार है जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च से माल्टोज में क्या कर देता है? बदल देता है। ये लार का यहाँ पर काम है। अब भोजन ग्रसिका की बात करें तो भोजन ग्रसिका है जो हमारे मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाने वाली एक प्रकार की नली है, ठीक। भोजन नली है। भोजन नली जिसे ग्रास नली भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 25 सेंटीमीटर। यह जो भोजन नली है, ग्रास नली है, जो हमारे भोजन को मांसपेशियों की जो दीवार है इसकी ग्रास नली की, वो क्या करती है? एक लयबद्ध होता है संकुचन और शिथिलन। जब संकुचन यानी कि सिकुड़ना और फैलना, जब सिकुड़ना और फैलने की जो क्रिया होती है इसमें भोजन ग्रसिका में, तब भोजन क्या है? अपना अंदर की ओर जाता है। इसी क्रिया को जब मांसपेशियों की दीवारों के लयबद्ध संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया होती है, इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारी भोजन नली में किस क्रिया के माध्यम से भोजन अमाशय तक जाता है? अपनी ग्रास नलिका से। तो वहां पर आपको लिखना है आंसर में क्रमानुकुंचन गति। यहाँ पर भी लिखा भी है कि मुंह से अमाशय तक जो भोजन होता है ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है, ठीक। इसी के माध्यम से भोजन क्या है? हमारी ग्रसिका से अमाशय तक जाता है। आगे देख लेते हैं अमाशय। यहाँ से देख लेते हैं जिह्वा है। जिह्वा से यहाँ पर ये ग्रास नली है। ग्रास नली से यहाँ ये पूरा प्रक्रम दिया, आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका अमाशय भी है, ये यकृत है, ये रहा यकृत, यहाँ अमाशय है। ये पित्ताशय और पित्त का भंडार, यहाँ पर पित्ताशय पित्त का भंडार होता है गाल ब्लैडर में, क्योंकि यहाँ पर यकृत से निकलने वाला जो रस होता है वो पित्त रस होता है, यहीं पर होता है। और पित्त रस का जो पीला रंग होता है ब्लू वर्डिन और बिलिरुबिन के कारण होता है। हम अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पित्त नली है, ये अग्नाशय है आपका, ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? अग्नाशय है। ये परिशेषिका है जिसे हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ये बड़ी आंत है, बृहद नलिका है। ये छोटी आंत है, ठीक। और यहाँ पर गुदा द्वार, इससे बहिक्षेपण होता है। आगे देख लेते हैं। अब चलते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है? अमाशय को हम देख लेते हैं। अमाशय का जो आकार होता है, अमाशय का आकार होता है जे आकृति का। किस प्रकार का? जैसे जे बनता है आपका अंग्रेजी लेटर, इस प्रकार का होता है अमाशय, ठीक। अब पेट या अमाशय की जो आकृति होती है जे शेफ की होती है। अमाशय में जो भोजन है 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर भोजन रहता है। और जो अमाशय है मतलब उसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, ठीक। भोजन जो 4 से 5 घंटे तक रहता है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहले तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl, जो क्या करता है? भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। साथ ही साथ में वहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। और इसी में पाया जाता है श्लेष्मा। श्लेष्मा है जो अमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये होता है हैवी, तो ये क्या करता है? हार्ड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस श्लेष्मा यदि ना हो तो जो अमाशय है, अमाशय की दीवारों को घाव या अल्सर पैदा कर देता है। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है? म्यूकस होता है अमाशय की दीवारों में, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमाशय के जो कार्य हैं, अमाशय 3 प्रकार के प्रमुख कार्य करता है, ठीक। और अमाशय के भाग देख लें पहले। अमाशय के भाग हैं 3। पहला भाग है जो फंडस भाग, मतलब ऊपर जो होती ग्रास नलिका से जुड़ा होता है, वो कहलाता है फंडस भाग।
बीच वाला भाग जो होता है वो कहलाता है कार्डिया, मध्य वाला भाग कहलाता है, और जो नीचले वाला जो है सिरा होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। ठीक, ये हो गए अमाशय के 3 भाग। अमाशय में जो कौन कौन सी अमाशय से निकलने वाले जो रस या रस होते हैं या जो ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में, जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? अमाशय में जो रस निकलते हैं वो किस ग्रंथि से निकलते हैं? जठर ग्रंथि से निकलते हैं। अर्थात जठर ग्रंथि अमाशय में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? अमाशय में। तो इसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। जठर ग्रंथि से निकलने वाले जो रस होते हैं उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक, ये भी 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलते हैं। कौन कौन सी? जैसे ऑक्जेंटिक कोशिका बोलते हैं या पार्श्व कोशिका, दूसरी है पेप्टिक या मुख्य कोशिका, तीसरी कोशिका है म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका जिससे क्या निकलता है? आपका श्लेष्म निकलता है। पेप्टिक से कौन सा? पेप्सिन। ऑक्जेंटिक से क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका के बारे में। जो ऑक्जेंटिक कोशिका है, ऑक्जेंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्जेंटिक कोशिका से HCl निकलता है। HCl जो निकलता है यह मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? भोजन में जो सूक्ष्म जीव आते हैं, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम कौन करता है? HCl करता है, जो किससे निकलता है? आपकी ऑक्जेंटिक कोशिका से निकलता है। ठीक, और साथ ही साथ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। हमारे उसमें भोजन में पाए जाने वाला हमारे अमाशय में जो पाया जाता है एंजाइम जो पेप्सिनोजन अक्रिय होता है उसको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करके पेप्सिन में बदल देता है, जिससे ये भोजन को या प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होता है। ठीक, पेप्सिन जो होता है किसको पाचन करता है? प्रोटीन का। कहाँ पर करता है? आपके अमाशय में। अब दूसरी कोशिका देख लें इसी की, क्या होती है? पेप्टिक कोशिका, मुख्य कोशिका। इसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो निकलता है पेप्टिक कोशिका से, जो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, और जो प्रोटीन के पेप्टाइड को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदलता है, जो प्रोटीन का अंश पाचन होता है। सीधी सी बात, एक पॉइंट याद रखना, जो पेप्टिक कोशिका से जो पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है उस पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्टोन में बदलने के लिए कौन कार्य करता है? पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन है जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का यहाँ पर आंशिक रूप से यानी कम मात्रा में पाचन करता है। कहाँ पर? आपकी अमाशय में। अब तीसरी कोशिका है इसी में अमाशय में पाई जाने वाली तीसरी कोशिका म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका क्या होती है कि जो अमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा होती है या म्यूकस होती है उसका ये स्त्राव करती है। ठीक, तो जाके कहाँ? अमाशय की दीवार पर चिपक जाता है म्यूकस। जो पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस का काम क्या है अमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ ही साथ एंजाइमों से क्या करता है? दीवार की, अमाशय की दीवार की सुरक्षा करता है। ठीक, जो इन तीनों ग्रंथियों से जो रस निकलते हैं इनको जठर रस कहते हैं। हम पहले भी देख चुके। जठर रस से कौन क्या क्या निकलता है? जठर रस में होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं, साथ ही साथ एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम को बोलते हैं पेप्सिन, और एक होती है आपकी एक और निकलता है जो म्यूकस कोशिकाएं होती है, म्यूकस कोशिका से निकलता है श्लेष्मा। ठीक, ये तीनों जठर रस में पाए जाती हैं। जठर रस का यहाँ पर देख लें, जठर रस का जो pH मान होता है वो होता है 1.2। कितना होता है जठर रस का pH मान? 1.2। यहाँ पर अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय है, अत्यधिक अम्लीय है, क्योंकि pH मान कितना? 1.2 है। ठीक, अब यहाँ पर अमाशय में जो घाव होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं उसको थोड़ा सा हम उसको देख लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पेट में जैसे ही संपर्क में आता है, पेट के संपर्क में आता है, पेट की दीवार या अमाशय की दीवार के संपर्क में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है तब वहाँ पर घाव होता है। इसके 2 कारण कौन कौन से? एक होता है आपकी अमाशय में पाया जाता है हेलिकोबैक्टर है। हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? अमाशय के म्यूकस को खाता है। जहाँ पर वह म्यूकस को अधिकतर खा लेता है तो वो दीवार की सतह पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ से संपर्क करेगा, तो उससे जब संपर्क करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। या फिर जब हम अत्यधिक पेन किलर खाते हैं अर्थात दर्द निवारक जो गोलियां खाते हैं उनको खाने से भी क्या होता है? म्यूकस की जो लेयर होती है अंदर वाली अमाशय की वो क्या हो जाती है? वहाँ से क्षीण हो जाती है। जब वहाँ से क्षीण होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? वहाँ पर संपर्क में आता है तो चाम और घाव कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आपका यहाँ पर अमाशय के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब जो अपन ने क्या किया था अभी, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम था एमाइलेज जो क्या करता था? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता था। हमने वहां तक ये देख लिया था। ठीक है, अब थोड़े से कहाँ पर चलते हैं? आप चलते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई होती है आपकी क्या? ये क्षुद्रांत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है ये होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास जो कितना होता है? व्यास होता है आपका 1 इंच। कितना? 1 इंच होता है। छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा होता है आपका जेजुनम, तीसरा होता है आपका इलियम। जो डेड्यूनम भाग होता है छोटी आंत का वो किससे जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है पेट या अमाशय से। ठीक, और जो आखिरी का हिस्सा होता है जिसे इलियम बोलते हैं ये होता है बड़ी आंत से जुड़ा होता है।
अब यहीं पर हमें छोटी आंत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें लीवर के बारे में देखना है कि लीवर से कौन कौन से रस निकलते हैं, या जो एक प्रकार की ग्रंथि है लीवर सबसे बड़ी, तो उससे कौन कौन सा रस निकलता है जो जाके छोटी आंत में मिलता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, फिर क्योंकि छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है, तो हमें पहले ये लीवर के बारे में देखना है और अग्नाशय के बारे में देखना, फिर उसके बाद हम छोटी आंत के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देखेंगे। ठीक, तो लीवर है, लीवर एक प्रकार की ग्रंथि है। यह यकृत नली के माध्यम से, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर ये दिया है, यकृत तथा अग्नाशय से क्या होता है, स्त्रवण होता है विभिन्न हार्मोनों का। तो हम वहाँ पर देख लें, जैसे ये लिखा है यकृत और अग्नाशय से स्त्रावण होते हैं। यकृत से निकलने वाला जो रस होता है क्या होता है, पित्तरस। पित्तरस जो होता है गाल ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पित्त लवण कहते हैं। पित्त लवण क्या है, जो बसा है, भोजन में आने वाली जो बसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पित्त लवण क्या करता है, इमल्सीकरण क्रिया के माध्यम से, कौन सी क्रिया के माध्यम से, इमल्सीकरण क्रिया करता है, इमल्सीकरण क्रिया के माध्यम से भोजन को क्या करता है, नहीं भोजन को नहीं मतलब बसा को क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं यकृत, यह एक ग्रंथि है तथा यह एक नली के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ा होता है। यकृत क्या है, नली के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ता है, सीधी सी बात ये याद रखना है। यकृत से जो निकलने वाला रस होता है हमारे लीवर के दाएं साइड होता है। यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। यकृत की बात करें, यकृत में बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसे यकृत एक प्रकार की वही स्रावी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा रस निकलते हैं। वैसी ग्रंथि जिनसे एंजाइम और रस निकले वो क्या कहलाते हैं, आपके बहिस्रावी ग्रंथि। यकृत के बारे में देख लें तो यकृत क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। क्यों, क्योंकि इससे निकलता है आपका एक प्रकार से एंजाइम निकलता है, एंजाइम और प्लस में निकलता है क्या, रस। ये क्या होगी, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहलाती, अंतःस्रावी ग्रंथि वह कहलाती जिससे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलता है। ठीक, यकृत है जो हमारे शरीर का मतलब सबसे बड़ा दूसरा अंग क्या है, यकृत या लीवर है। क्या, यकृत या जो लीवर है सबसे बड़ा अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ा दूसरा अंग है, दूसरा कौन सा, यकृत। ठीक, यहाँ पर देखना है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है, त्वचा। ठीक, तो यकृत क्या है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्यों है, क्योंकि यहाँ से रस भी निकलता है और साथ ही साथ हार्मोन एंजाइम भी निकलते हैं, इसलिए क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अब पित्तरस है, जो पित्तरस क्या करता है, यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है। पित्तरस किसके द्वारा बनता है, पित्तरस बनता है यकृत के द्वारा, जो यकृत के बाहर गाल ब्लैडर, जिसे गाल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय, क्या बोलते हैं, पित्ताशय में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। पित्तरस का काम है, जो बसा है, बसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण करना। अर्थात पित्तरस जो बसा का 95% पायसीकरण करता है, बसा या बसी अम्लों को क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है। और यहाँ पर पित्तरस ये कार्य किसके द्वारा होता है, पित्तरस के द्वारा कार्य होता है। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, गाल ब्लैडर में, जो छोटी आंत है, छोटी नली के माध्यम से जाता है। ठीक, तो पित्तरस की बात करें, पित्तरस में जो होते हैं लवण, सॉल्ट पाए जाते हैं, जो बसा में चिपक कर बसा को छोटी गोलिका में क्या, जो बसा है, बसा जो अपना भोजन में यानी अमाशय से बड़ी गोलिकाओं के रूप में आता है, उसमें क्या करता है, इमल्सीकरण की प्रक्रिया करता है या साबुन जैसी प्रक्रिया करता है। तो वो क्या करता है, इमल्सीकरण के माध्यम से छोटी बसा गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। कौन, पित्तरस। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो साबुन की तरह इमल्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये होती है आपके यकृत के माध्यम से छोटी आंत में। इमल्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें बड़ी जो बसा गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है आपका पित्तरस या पित्त लवण। ठीक, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमने देख ही ली है। अब यहाँ पर हमें देखना भोजन को जो पाचन है, पित्त लवण का प्रभाव क्या होता है, जो बड़ी बसा गोलिकाएं होती हैं वो छोटी बसा गोलिकां में तोड़ देता है। पित्तरस है, पित्तरस क्या होता है, भोजन होता है, अमाशय से किस प्रकार आता है, अम्लीय माध्यम में आता है। अम्लीय माध्यम का जो पीएच मान कितना होता है, वहाँ पर 1.2 होता है, हम देख चुके हैं। अब जब यहाँ पर आएगा कहाँ पर, मतलब छोटी आंत में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भोजन क्षारीय बनाना है, क्योंकि वो शुरू में आया था वो क्या था, अम्लीय था। अब यहाँ पर आएगा तो इसको क्षारीय माध्यम देना होता है। तो पित्तरस से जब अमाशय से आने पर अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में यहाँ पर किया जाता है। ठीक, यकृत से प्रतिदिन 600 से 700 ml पित्त का निर्माण होता है। पित्तरस का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.9 से 8.5। ये भी याद रखना कि जो पित्तरस है, पित्तरस का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.9 से 8.5, जो एक प्रकार का क्षारीय माध्यम है। क्या है, क्षारीय माध्यम। अम्लीय माध्यम क्या है आपका, अमाशय से आने वाला भोजन होता है। अब पित्तरस का जो पीला रंग होता है वो किस प्रकार क्यों होता है, वो होता है आपके बिलुरुबिन।
पीला रंग जो होता है पित्त का वो किसके माध्यम से होता है, बिलीरुबिन के माध्यम से होता है, बिलीरुबिन इसके माध्यम से होता है। कैसा, पीला रंग। और जो पित्त का जो हरा रंग होता है वो हरा रंग होता है बिलीवर्निन के माध्यम से। किसके माध्यम से, बिलीवर्निन के कारण। अब यहाँ पे हमने देख लिया पित्तरस के बारे में पूरा, या यकृत के बारे में। यहीं पे देखना हम अग्नाशय के बारे में और देखना थोड़ा सा। अग्नाशय से निकलते हैं अग्नाशय से भी निकलने वाले जो रस हैं वो कौन से, अग्नाशय से निकलता है आपका एमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। ये किससे निकलता है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्र ग्रंथि यह हार्मोन तथा एंजाइम रस का स्त्राव करती है। यह भोजन के पाचन में क्या करती है, मदद करती है। अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन है शुगर की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय है, अग्नाशय से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शुगर है, शुगर की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय की जो आकृति होती है वह पत्तीनुमा होती है। कैसी होती है, पत्तीनुमा होती है। और अग्नाशय की जो खोज है किसने की थी, हेंगरलेंस है, लेंगरहेंस नामक एक, लेंगरहेंस क्रिश्चियन थे, उन्होंने की थी। ठीक। अग्नाशय से जो निकलने वाला हार्मोन है वो होता है आपका इंसुलिन। क्या होता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन। और दूसरा होता है ग्लूकागोन। ठीक। अग्नाशय प्रतिदिन 1 लीटर निकलता है। अग्नाशय रस है जो अग्नाशय ग्रंथि से कितना निकलता है, प्रतिदिन 1 लीटर निकलता है। जबकि यकृत से पित्तरस कितना निकलता है, वो 600 से 700 ml निकलता है। परंतु अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है वो निकलता है कितना, 1 लीटर निकलता है प्रतिदिन। अग्नाशय रस में मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लें। पहले तो होता है आपका इमाइलेज। ठीक, या पहले देख लें, हाँ इमाइलेज के बारे में देख लें। तो जो यहाँ पर दिया है इमाइलेज, इमाइलेज स्टार्च को क्या करता है, इमाइलेज है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। दूसरा होता है आपका लाइपेज। क्या, दूसरा लाइपेज है जो लिपिड वसा को क्या करता है, बसी अम्ल में तोड़ता है। जो लिपिड वसा आता है आपका अमाशय से वो किस में तोड़ देता है, यहाँ पर अग्नाशय छोटी आंत में ये तोड़ देता है बसीय अम्ल में। ठीक। और साथ ही साथ जो ट्रिप्सिन होता है, तीसरा इसका जो एंजाइम निकलता है, तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। भोजन वहां पर पेट में क्या था, पेप्टाइड के रूप में था। जब यहाँ पर छोटी आंत में आता है तो ट्रिप्सिन पेप्टाइड को क्या कर देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है, एमिनो एसिड में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जैसे जो छोटी आंत में भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है, यहाँ पर देखें प्रोटीन है, इसमें पाया जाने वाला ट्रिप्सिन किसमें, पेप्टोन से बदल देता है। बसा है, बसा लाइपेज एंजाइम, बसा बसा को छोटी आंत में कौन करता है, लाइपेज एंजाइम जो होता है बसा अम्ल में बदल देता है। स्टार्च को क्या करता है, कौन करता है, छोटी आंत में इमाइलेज पाया जाता है। कौन, एमिलेज जो होता है किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक। अब पेट का जो भोजन होता है अम्लीय होता है। अग्नाशय एंजाइम के माध्यम को काम करने के लिए यहाँ पर क्षारीय होना जरूरी है, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो भोजन को क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है, पित्तरस। ठीक। अब छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत में हमने वहां पर देख लिया था कि हमें छोटी आंत के बारे में भी पढ़ना है। ठीक। तो यहाँ पर हमें छोटी आंत के बारे में भी देख लें। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार का होता है, जब भोजन किस प्रकार से आता है, हमें छोटी आंत में आखिरी में देखना है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन होता है अमाशय में आता है, किस माध्यम में, ये आता है स्टार्च के रूप में। ठीक। कौन, कार्बोहाइड्रेट अमाशय में स्टार्च के रूप में आता है। और जब अग्नाशय क्या करता है, इसको छोटी आंत में माल्टोज के रूप में, माल्टोज से क्या किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। कौन, ये कर देता है आपका माल्टोज। ठीक है, अग्नाशय में। और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पेप्टाइड के रूप में आता है। और पेप्टाइड के रूप में आता है, अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है वो छोटी आंत में पेप्टाइड को किस में बदल देता है, अमीनो एसिड के रूप में पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। कहाँ, प्रोटीन में। किसका, कहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पर, पूर्ण रूप से ये होता है छोटी आंत में। अब जो बसा होता है, बसा लिपिड बसा के रूप में कहाँ से आता है, अमाशय से आता है। और जो अग्नाशय रस मिलता है, इसे अग्नाशय रस मिलता है कहाँ पर, आपकी छोटी आंत में। तो अग्नाशय रस जब इसमें छोटी आंत में मिलता है बसीय अम्ल को, तो क्या किस बसीय अम्ल में बदल देता है, किसको, लिपिड को। तो यहाँ पर छोटी आंत में भी क्या हो जाता है, बसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक। अब छोटी आंत से जो आंतरिक रस निकलता है वो, उसके भी 3 रस हैं। माल्टोज होता है, माल्टोज किसको, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है छोटी आंत में। सुक्रेज जो होता है, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। और किस में बदलते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज क्या करता है, छोटी आंत में दूध में पाया जाने वाला जो लैक्टोज होता है इसका पाचन करता है। वो पाचन लैक्टोज तथा ग्लैक्टोज में यहाँ पर बदल देता है। यहाँ पर अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ पर भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में ही दीर्घरोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, दीर्घरोम पाए जाते हैं। जिससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर का जो अवशोषण है, अवशोषण का सतह पड़ जाता है, जिसे हम बिलाई भी कहते हैं। ठीक। क्षेत्रफल अवशोषण, भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल कौन बढ़ाने का काम करता है, छोटी आंत में की दीवार पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से दीर्घरोम होते हैं, जिसे ठीक वो क्या कर देते हैं, भोजन के स्वांगीकरण या अवशोषण की प्रक्रिया को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देख लेते हैं हम, आखिरी रहता है आपका बृहदांत। बृहदांत जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक।
तो बड़ियात के बारे में क्या है, यह जल का अवशोषण करता है और वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं इसको गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। थोड़ा सा हम बड़ियात के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लें। बड़ियात है, बड़ियात की जो लंबाई होती है, बड़ियात की लंबाई है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। और इसका व्यास है बड़ी आंत की लंबाई का, इसका व्यास होता है 3 इंच। इसके व्यास 3 इंच होने के माध्यम से ही इसे बड़ी आंत कहते हैं। परंतु छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 है, 7.5 मीटर है ना। और उसकी 7.5 मीटर लंबाई होने के साथ साथ उसका जो व्यास है वो 1 इंच है। परंतु बड़ी आंत है, बड़ी आंत का व्यास तो 3 इंच है और लंबाई मगर इसकी क्या है? 1.5 मीटर। इसलिए इसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो व्यास बड़ा है। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। एक होता है आपका सीकम, दूसरा पहला भाग है सीकम जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, दूसरा भाग है कोलेन, ठीक, और तीसरा भाग होता है मलाशय। मलाशय जहाँ से यानी कि भोजन को एकत्रित किया, अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर मुख्य कार्य होता है जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में मुख्य कार्य होता है आपका अवशोषण पानी का, ठीक। यहाँ पर होता है आपका मानव में जो पोषण है, यह प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है समाप्त। इसके बाद हम श्वसन के बारे में देख लेंगे, ठीक है।